exchanges we've had both today and yesterday on Ukraine, on the Middle East, on South Asia and the Indo-Pacific, they have brought out the significant convergences in our thinking. We spoke at some length on the threats to international peace and security that is posed by terrorism, including its cross-border practices, by violent extremism, radicalization and fundamentalism. Their effects cannot be contained within a region, especially so when they're deeply connected to narcotics and illegal weapons trade and other forms of international crime. Since the epicenter is located so close to India, naturally our experiences and insights are useful to others. With regard to the Ukraine conflict, let me underline that India remains deeply concerned. We sincerely believe that this is not the era of war. गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हाल ही में बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जिसमें ये बोला गया है कि टेरर एपिसेंटर लोकेटेड क्लोज टू इंडिया, इस तरीके से बोला गया है। और इसमें यह बोला गया है कि आतंक का केंद्र भारत के करीब स्थित है और हमारे देश के विदेश मंत्री इस समय साइप्रस और ऑस्ट्रिया की विजिट में गए हैं। ऑस्ट्रिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात उन्होंने बोली है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। इसमें यह बोला गया है कि टेरर एपिसेंटर लोकेटेड क्लोज टू इंडिया। एस जयशंकर साहब, इस तरीके से बोला गया है। ऑस्ट्रिया की जो विजिट है तो उसमें जो पाकिस्तान को एक सेंटर बना के इस तरीके से हमारे द्वारा बयान जारी किया गया है। एपी सेंटर किस जगह को कहते हैं? अगर मैं इसका एक मुख्य बिंदु आता है जब हम भूकंप के बारे में पढ़ते हैं तो फोकस उस जगह को कहते हैं जहां से अगर मैं भूकंप की बात करूं, जहां भूकंप उत्पन्न होता है उसको हम फोकस कहते हैं, लेकिन जहां पे सबसे पहले झटके महसूस किए जाते हैं उसे एपी सेंटर कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एक उत्पन्न करने वाला देश पाकिस्तान है, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है इंडिया के ऊपर। इस वजह से इंडिया सबसे ज़्यादा इस चीज़ को लेके कंसर्न में रहता है, हमेशा डाउट में रहता है, हमेशा इसमें हमें एक मतलब नेगेटिव तौर पे हमें देखा जाता है। हम एक सतर्कता हमें एक बरतनी पड़ती है, क्योंकि एक ऐसा देश जो हमेशा आतंकवाद को सपोर्ट करता हो, आतंकवाद को पनाह देता हो, आतंकवाद को फैलाता हो, तो उस देश के ऊपर अगर कोई पड़ोसी देश है उस देश का, तो उसको हमेशा इस चीज़ से अवगत रहना पड़ता है और हमेशा अपने जो कान हैं खड़े करके रहने पड़ते हैं कि कब क्या हो जाए हमारे देश में। इसलिए हमारी देश की जो जांच एजेंसियां हैं उनको हमेशा एक प्रेशर झेलना पड़ता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अभी हाल ही में देखा है हमने कि सन 2022 में पाकिस्तान में ये हुआ है कि वहाँ पे टेरर का जो इंक्रीज़ हुआ है 51% का इंक्रीमेंट हमने देखने को मिला है। कि इस तरीके से जिस तरीके से वहाँ पे आतंकवादी की घटनाएं हुई हैं, जिस तरीके से आतंकवादी अटैक जिस तरीके से बढ़े हैं, उसमें ये इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। ये तब से देखने को मिला है जब से अफगानिस्तान में तालिबान ने कैप्चर किया है अफगानिस्तान को, तो तब से वहाँ पे जो आतंकवादी घटनाएं हैं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। पाकिस्तान टू लॉन्च ऑल आउट मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट टेरर एलिमेंट। इस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए एक ऑफेंसिव अगेंस्ट टेररिज्म एलिमेंट एक स्कीम उन्होंने लॉन्च की है, जिसमें ये बोला जाएगा कि जिस तरीके से वहाँ पे जितने आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं पाकिस्तान में, उनको जल्द से जल्द निपटा जाए और वो आतंकवादी जो वहाँ पे शरण ले रहे हैं उनको जल्द से जल्द मारा जाए। अभी हाल ही में देखा है कि ये 1 तारीख की न्यूज़ है जिसमें ये बोला गया है कि पाकिस्तान में एक नए कैबिनेट का गठन किया गया है टीटीपी के द्वारा। तो पाकिस्तान में इस समय अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे 2 प्रधानमंत्री हैं। एक तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं जिसको हम शहबाज शरीफ बोल सकते हैं, और दूसरे प्रधानमंत्री टीटीपी के हैं। और टीटीपी ने जो मतलब अपना प्रधानमंत्री तो बनाया ही, साथ में उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट भी बनाई है। कैबिनेट में सारे जो मंत्री हैं उनको भी उन्होंने स्थापित किया है। और उन्होंने कौन कौन से मंत्री बनाए हैं इसमें मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो वेरियस मिनिस्टर होते हैं, जिसमें आपको डिफेंस मिनिस्टर, जुडिशरी मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, पॉलिटिकल मिनिस्टर और इकोनॉमिक अफेयर्स के हैं। अगर मैं बात करूं तो फतवा जारी करने वाले भी मिनिस्टर इसमें बनाए गए हैं। तो ये चाहते हैं, अगर मैं टीटीपी की बात करूं, टीटीपी ये चाहता है कि पाकिस्तान में शरिया लॉ स्थापित हो, वहाँ की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाए। और जिस तरीके से अफगानिस्तान में एक शरिया लॉ स्थापित करने वाली तालिबान सरकार स्थापित हुई है, उसी तरीके से पाकिस्तान भी इस चीज़ को चाहता है। अगर मैं इस चीज़ की अगर मैं बात करूं तो ये जो क्षेत्र है, देखिए ये अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान को कैप्चर कर लिया था तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को। उसके बाद हमने ये देखा है कि अफ़गानिस्तान में तो आतंकवादी घटनाएं अब बढ़ ही गई हैं। साथ में ये वाला जो क्षेत्र है, ये अगर मैं ये वाला क्षेत्र की बात करूँ,
इसमें अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र आएगा और पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा जो प्रांत है उसमें जो टीटीपी की आतंकवादी की घटनाएं हैं उसमें और ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। इसमें पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा जो सैनिक हैं उनकी भी मृत्यु हुई है, वहाँ के जो सिविलियंस हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, इनोसेंट नागरिक होते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। और जब अगर वहाँ पे कोई मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो उसमें भी नागरिकों की मौत सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। और जिस तरीके से हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब गए हैं ऑस्ट्रिया की विजिट में, उन्होंने साइप्रस की भी यात्रा की है, उसके बाद ऑस्ट्रिया में गए हैं, तो उन्होंने वहाँ के विदेश मंत्री से उन्होंने बातचीत की है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग भी की है। उन्होंने बताया है कि जो अगर मैं आतंकवाद की बात करूं तो आतंकवाद जो है अंतर्राष्ट्रीय पीस के लिए खतरा का विषय बना हुआ है। उन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय पीस बोला है, सिक्योरिटी के लिए खतरा बना हुआ है। जो टेररिज्म है इंक्लूडिंग है क्रॉस बॉर्डर प्रैक्टिसेस है, वॉलेंट एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन, फंडामेंटलिज्म, तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे टॉपिक में उन्होंने चर्चा की है। उसके बाद हमने ये देखा है कि उन्होंने ये बोला है कि नारकोटिक्स एंड इलीगल वेपन जो ट्रेड हो रहा है उसको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है और उन्होंने ये बोला है कि यह एक इंटरनेशनल क्राइम के तौर पर देखना चाहिए। इसके बाद हमने ये देखा है कि पाकिस्तान को एक एपिसेंटर के रूप में दिखाया गया है इंडिया के द्वारा और बोला गया है। इसके बाद उन्होंने जो बात की है रसिया और यूक्रेन का, जिस तरीके से वॉर बहुत ज़्यादा खिंच रहा है। अगर मैं रसिया यूक्रेन की वॉर की अगर मैं बात करूं तो जो इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2022 को हुई थी, उसके बाद हमने लगातार देखा है कि उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट है लगातार बढ़ती जा रही है। इससे क्या हो रहा है कि इंडिया जो है इससे डीपली कंसर्न है और हमारा ये कहना है कि इस जो है इसकी जो बैठ के बात होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब गए थे एससीओ की बैठक में तो उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन के सामने ये बोला था कि दिस एरा इज़ नॉट फॉर वॉर, ये जो समय है युद्ध का समय नहीं है, जिसको जल्द से जल्द हमें समाप्त करना चाहिए। और इसमें हमारे देश की जो नीति रही है उसमें ये बोला गया है कि ये जो पूरी कॉन्फ्लिक्ट है उसको डायलॉग और डिप्लोमेसी के द्वारा इसको ख़त्म करना चाहिए और इसको जल्द से जल्द समाप्त करना चाहिए। क्योंकि इससे ये हुआ है कि पूरा जो ये क्षेत्र है इससे क्या होता है कि जो यहाँ पे फ्यूल है, फूड है, फर्टिलाइज़र है, इन सब में बहुत ज़्यादा कटौती देखने को मिली है, जिससे पूरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिससे वो देश जो गरीब देश हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो जो गरीब लोग हैं उनको भी खाना नसीब नहीं होता है और गरीब कंट्रीज़ का जो बजट है वो भी एकदम कोलैप्स कर जाता है। अगर मैं मैप की बात करूँ तो ये वाला जो क्षेत्र है देखिए, ये है ऑस्ट्रिया, यह ऑस्ट्रिया मिलेगा, ये है, इसको हम साइप्रस बोलते हैं। ये जो क्षेत्र है ये पूरा यूक्रेन देश है और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे रसिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है। और ये जो क्षेत्र है देखिए, रसिया और यूक्रेन दुनिया भर में लगभग 30% व्हीट को सप्लाई करते हैं, दुनिया भर में 30% व्हीट की आपूर्ति करते हैं, जिससे वो गरीब देश जो खाना की आपूर्ति बहुत मतलब मुश्किल तरीके से अपनाते हैं, मुश्किल तरीके से जिस तरीके से अफोर्ड कर पाते हैं, तो उनको भी कम रेट में यहाँ पे फूड मिलता है। लेकिन जब से इन दोनों का युद्ध हुआ है, वो देश जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, उनको खाने की बहुत ज़्यादा महंगाई होने के कारण वहाँ पे बहुत सारे लोग मरने की कगार पर पहुँच गए हैं। तो ये हम देखते हैं और लगातार कॉन्फ्लिक्ट ये बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में हमने देखा है कि ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूएसए गए हैं और यूएसए से उन्होंने और पैसा लिया है युद्ध करने के लिए। हमने ये देखा है कि $42 बिलियन का उनको और एडिशनल लोन मिलने वाला है, जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट अभी समाप्त नहीं होगी। इसमें हमने बाद में ये भी देखा है हमने कि जो रसिया है, रसिया ने अपने जो सेना में बहुत सारे सोल्जर और इसमें शामिल किए हैं, जिसमें हमने ये देखा है कि रशियन सोल्जर्स की इसमें तादाद 1.5 मिलियन होने वाली है। लगभग 15 लाख वहाँ पे सैनिक मौजूद होंगे उनकी मिलिट्री में। तो इससे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट है लगातार बढ़ती जाएगी। ये वाला जो क्षेत्र है लगातार इसके विवाद जिस तरीके से बढ़ रहा है उससे क्या होता है कि यूक्रेन को बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ है। इसमें ये बोला गया है कि लगभग 50% यूक्रेन एकदम बर्बाद हो गया है। अगर इसको दोबारा खड़ा करना है तो लगभग इसमें कम से कम उनको $1 ट्रिलियन की आवश्यकता होगी। लेकिन उनके पास इतना नहीं है, क्योंकि अभी वो कॉन्फ्लिक्ट में उलझे हुए हैं और बहुत जल्दी वो इसको समाप्त नहीं करने वाले हैं। और लगातार अगर ये वॉर आगे बढ़ती रही, अगर ये जंग आगे बढ़ती रही तो क्या होता है कि गरीब देशों को ही इसमें सफ़र करना पड़ेगा। क्रूड ऑयल, खाद्य के जो प्राइस हैं, जो फूड के प्राइस हैं लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसको करने के लिए, इसको कम करने के लिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जल्द से जल्द इसको समाप्त होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।